नमस्कार। इस श्रृंखला के 7वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिमालय के ग्लेशियरों और उनसे जुड़े जो भूवैज्ञानिक अध्ययन हैं उन पर थोड़ी बातचीत करेंगे। हमारे पास कुछ बड़े दिलचस्प रिसर्च नोट्स हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये नोट्स ग्लेशियरों के बारे में, उनके कुछ अजीबोगरीब नामों के बारे में और सबसे जरूरी उनमें जो बदलाव आ रहे हैं उस पर काफी कुछ बताते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। सबसे पहले कुछ अनोखे ग्लेशियरों की बात करते हैं। एक नाम है लेडी ऑफ केलोंग, सुना है आपने? हाँ, लेडी ऑफ केलोंग। ये चंद्रभागा रेंज में है, काफी ऊंचाई पर, शायद 6000 मीटर से भी ज्यादा। बिल्कुल, 6061 मीटर। और कहते हैं कि इसकी शक्ल बिल्कुल एक औरत जैसी है, जैसे उसने पीठ पर कोई बोझ उठाया हुआ हो। बड़ा अजीब है ना? और ये नाम जीएसआई मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दिया था। हाँ, जीएसआई ने। ये दिलचस्प है वैसे कि हम लोग कैसे पहाड़ों चट्टानों में भी इंसानी शक्लें या कहानियां ढूंढ लेते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं होते, शायद ये दिखाते हैं कि वहां के लोग पहाड़ों से कैसे जुड़े हुए हैं। सही कहा। अच्छा, एक और ग्लेशियर का जिक्र है नोट्स में, सोना पानी। हाँ, सोना पानी। ये रोहतांग पास से दिखता है और इसके बारे में खास बात यह है कि इसका सर्वे 2 अलग-अलग वक्त पे हुआ। काफी पहले 1906 में वॉकर ने किया था। अच्छा, 1906 में, काफी पुराना। हाँ, और फिर दोबारा कई साल बाद 1957 में कुरियन ने। तो इतने लंबे गैप के बाद जब स्टडी होती है तो बदलावों का अंदाजा लगाना आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म डेटा बहुत जरूरी होता है ग्लेशियर स्टडीज में। सही। अच्छा, नामों और कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ें तो इन नोट्स में ग्लेशियरों के साइज और उनमें आ रहे बदलावों का भी जिक्र है। जैसे मियार ग्लेशियर, इसे हिमाचल का सबसे लंबा ग्लेशियर बताया गया है। हाँ, मियार। और ये मानसून पर काफी निर्भर करता है। और नोट्स कहते हैं कि 1975 से अब तक ये करीब 120 मीटर सिकुड़ चुका है। 120 मीटर? ये सुनने में शायद कम लगे, पर ग्लेशियर के लिहाज से ये काफी बड़ा बदलाव है। हाँ, चिंता की बात तो है, क्योंकि ये पानी के कितने बड़े सोर्स होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम साइज की बात करें तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर का जिक्र है। इसका जो बर्फीला इलाका है वो सबसे बड़ा बताया गया है, करीब 128 वर्ग किलोमीटर। 128 वर्ग किलोमीटर, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कितना विशाल होगा ये। ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हाँ, हिमाचल का सबसे बड़ा। और भी नाम है नोट्स में, जैसे मिकिला ग्लेशियर भागा घाटी में, काफी ऊंचाई पर, 6478 मीटर। और कुल्लू जिले में बुचान और पार्वती ग्लेशियर। पार्वती ग्लेशियर, इसका नाम भी कुछ खास है शायद। हाँ, कहते हैं कि वहाँ की लोकल भाषा में पार्वती का मतलब है टूटी हुई चट्टानें। अच्छा, फिर वही बात, नाम में ही भूगोल छिपा है। बिल्कुल। और नोट्स में ये भी है कि बुचान ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है। मतलब ये ग्लेशियर नदियों के लिए कितने जरूरी हैं ये साफ दिखता है। और एक पिन पार्वती ग्लेशियर का भी जिक्र है। हाँ, ब्यास घाटी में, 4 किलोमीटर लंबा। हाँ, तो मतलब एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि म्यार जैसे ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। हाँ, 120 मीटर पीछे हट गया है। हाँ, जो कि मानसून पर निर्भर है। ये आंकड़े तो मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है जो इन नोट्स से सामने आता है। वो है एसएसए, यानी स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, हाँ, एसएसए, जो बर्फबारी और हिमस्खलन पर नजर रखते हैं। उनके डेटा के मुताबिक लाहौल घाटी जैसे कुछ इलाकों में हाल के सालों में बर्फबारी असल में बढ़ी है। बढ़ी है? अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। मतलब एक तरफ ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, पानी कम होने का खतरा, और दूसरी तरफ कुछ इलाकों में बर्फ ज्यादा गिर रही है। हाँ, यही तो पेंच है। एक विरोधाभासी तस्वीर उभर रही है। तो इसका क्या मतलब निकालें फिर? यही सबसे बड़ा सवाल है इन नोट्स को पढ़ने के बाद, कि ये जो 2 अलग-अलग ट्रेंड दिख रहे हैं, ग्लेशियरों का सिकुड़ना और कहीं-कहीं बर्फबारी का बढ़ना, इनका आगे चलकर क्या असर होगा? हिमालय के पानी के स्रोतों पर, वहां के इकोसिस्टम पर, इन दोनों का मिला-जुला प्रभाव क्या होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या बढ़ी हुई बर्फबारी ग्लेशियरों के पिघलने की भरपाई कर पाएगी या ये अलग-अलग असर डालेगी? बिल्कुल, हो सकता है एक जगह बर्फबारी बढ़े पर वो ग्लेशियर के सिकुड़ने की रफ्तार को कम न कर पाए, या शायद करे। ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक चीज को देखकर, या तो सिर्फ पिघलना या सिर्फ बर्फबारी का बढ़ना, शायद हमें पूरी सूरत न मिले। सही कहा। तो भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है कि इन दोनों ताकतों का मिला जुला नतीजा क्या होगा। हाँ,
इस पहेली को सुलझाना ही आगे की रिसर्च का एक बड़ा फोकस रहेगा। तो चलिए आज हिमाचल प्रदेश की कुछ मशहूर घाटियों की गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन घाटियों के भूगोल, इतिहास और वहाँ की खास जगहों के बारे में थोड़ी रोशनी डालती है। हाँ, और कोशिश रहेगी कि इस जानकारी से कुछ अहम बातें निकाले, है ना? बिल्कुल, मतलब कुछ अनोखे तथ्य, कैसे नदियों ने इन इलाकों को शक्ल दी और ये घाटियां क्यों खास हैं। तो शुरू करते हैं हिमाचल की घाटियों का सफर। सबसे पहले सतलुज नदी की बनाई घाटी को देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये शिपकी से बिलासपुर तक फैली हुई है। ये तो काफी लंबा इलाका हो गया। हाँ बिल्कुल, और ये फैलाव ही इसे अहम बनाता है। सतलुज घाटी सिर्फ आप कह सकती हैं पानी का स्रोत नहीं है। अच्छा। बल्कि ये पुराने व्यापारिक रास्तों और अब आधुनिक सड़कों का भी मुख्य जरिया रही है। मतलब सदियों से आवाजाही और व्यापार को इसी ने संभव बनाया है। ये दिलचस्प है। और इसी नदी पर एक बड़ी परियोजना का भी जिक्र है स्रोत में। हालांकि नाम थोड़ा अजीब सा लिखा है, नेथन दैट्स फॉरगेट। ये क्या हो सकता है? हाँ, वो थोड़ी गड़बड़ लगती है। पूरी संभावना है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना की बात हो रही हो, 1500 मेगावाट की। ओह अच्छा, हाँ, नाथपा झाकड़ी। हाँ, भारत की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है और ये सतलुज पर ही बनी है। तो ये दिखाता है कि ये घाटियां सिर्फ खूबसूरती या रास्ते ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा का भी बड़ा स्रोत है। बिल्कुल सही कहा। अब चलते हैं दक्षिण पूर्व हिमाचल की तरफ। क्यारदा दून घाटी। हाँ, इसे पोंटा घाटी भी कहते हैं। यमुना नदी इसे देहरादून से अलग करती है। हाँ, और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि इस घाटी को सींचने वाली नदियां हैं गिरी और बाटा। गिरी और बाटा, अच्छा। हाँ, स्रोत सही इशारा करते हैं कि इन्हीं नदियों की वजह से यहाँ की जमीन उपजाऊ है, जो जाहिर है खेती के लिए बहुत अहम है। और इसका इतिहास स्रोत में लिखा है राजा शमशेर प्रकाश के समय यहाँ बसावट हुई थी। और पोंटा साहिब का मशहूर गुरुद्वारा और राम मंदिर भी यहीं है। तो मतलब धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान भी है इसकी। सही कहा, बिल्कुल है। अब अगर हम थोड़ा उत्तर की ओर बढ़े तो कुल्लू घाटी आती है। ब्यास नदी ने इसे लारजी और मंडी के बीच बनाया है। हाँ, कुल्लू घाटी। स्रोत इसकी लंबाई करीब 75 किलोमीटर बताते हैं। कुल्लू घाटी तो खैर अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए बहुत मशहूर है। स्रोत में नग्गर कैसल, नेहरू कुंड, रोरिक आर्ट गैलरी और हिडिंबा मंदिर का जिक्र है। हाँ, ये सब बहुत खास जगहें हैं। खासकर वो हिडिंबा मंदिर, वो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, उसकी जो बनावट है पेगोडा शैली की, वो तो हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है एक तरह से। बिल्कुल, और ऐतिहासिक तौर पर देखें तो यहाँ मंडी के शासकों का, भुंतर का, मनाली के इलाकों का प्रभाव रहा है। अच्छा। और हाँ, पर्यावरण के लिहाज से भी यहाँ कुछ काम हुआ है। स्रोत में एक नायक एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोन का जिक्र है। हाँ, वो मैंने भी देखा। ये शायद कुल्लू में स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान हो सकता है। अच्छा, जीबी पंत संस्थान। हाँ, ये संस्थान हिमालयी पर्यावरण पर शोध के लिए जाना जाता है और इन्होंने 2011 में कोल डैम जलाशय क्षेत्र के लिए कोई योजना भी बनाई थी। अच्छा, यानी इन घाटियों में पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ। अब पश्चिम की ओर कांगड़ा घाटी को देखें। स्रोत बताते हैं कि ये शाहपुर से पालमपुर, बैजनाथ, धर्मशाला और कांगड़ा तक फैली है। हाँ, इसका फैलाव तो काफी ज्यादा है। हाँ, कांगड़ा घाटी का विस्तार और उसका चरित्र वो कुल्लू या सतलुज से काफी अलग है। ये अपनी चौड़ाई के लिए जानी जाती है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बहुत गहरी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रियासत रही है पहले, और आज भी धर्मशाला जैसे शहरों के साथ इसका अपना अलग महत्व है। स्रोत में भले ही बहुत ज्यादा विवरण न हो, पर इसका जिक्र जरूरी था। कैसे नदियां इन्हें बनाती हैं, इनका ऐतिहासिक जुड़ाव क्या है और कौन सी जगह इन्हें खास बनाती हैं। हाँ, और साथ ही हमने आधुनिक परियोजनाओं और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं को भी छुआ। सही। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, मतलब मेरे जहन में आ रही है। हाँ, बताइए। कि इन घाटियों की जो अपनी खास भौगोलिक बनावट है, उनकी नदियाँ, उनका फैलाव, उनकी ऊंचाई, इसने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को और यहाँ तक कि इसके सामरिक महत्व को किस तरह से गढ़ा होगा। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब ये एक ऐसा पहलू है जिस पर और गौर किया जा सकता है और सोचा जा सकता है। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे सामने हिमालय की कुछ खास घाटियों के बारे में कुछ जी नोट्स हैं, भौगोलिक नोट्स। जी तो इसमें अलग अलग घाटियों के नाम हैं, नदियाँ, जगहें, कुछ खास बातें। जी तो आज हम इन नोट्स को जरा देखते हैं, समझते हैं। बिल्कुल, कोशिश करते हैं कि इन बिखरी हुई जानकारियों से एक पूरी तस्वीर बनाने की। देखते हैं क्या खास पता चलता है। हाँ,
कहाँ से शुरू करें? बंगाल घाटी? हाँ, बंगाल घाटी से करते हैं। इसका एक और नाम भी है, सुंदरनगर घाटी। अच्छा, सुंदरनगर घाटी। जी ये नोट्स के हिसाब से कांगड़ा और चंबा जिलों के बीच में है कहीं। जी हाँ। और एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो है सुकेती खड्ड। सुकेती खड्ड, ये क्या है? कोई नदी? हाँ, एक तरह की छोटी नदी या धारा कह लीजिए। ये इस घाटी को लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। अच्छा, और मिट्टी के बारे में भी कुछ लिखा है, दोमट मिट्टी। हाँ, दोमट, हल्के भूरे से भूरे रंग की, मतलब खेती के लिहाज से अच्छी मानी जाती है। और ब्यास नदी? हाँ, इसका जिक्र भी है। लिखा है कि ब्यास यहाँ से करीब 95 किलोमीटर तक बहती है। 95 किलोमीटर? हाँ, ये तो काफी लंबा हिस्सा हुआ नदी का उस एक घाटी में। बिल्कुल। चलो अब अगली घाटी पर चलें, चंबा घाटी। हाँ, चंबा घाटी, जिसे रावी घाटी भी कहते हैं। रावी घाटी? हाँ, जाहिर है, रावी नदी की वजह से। यहाँ के मुख्य स्थान कौन से बताए हैं? इसमें चंबा शहर है, भरमौर है, डलहौजी, खज्जियार, ये सब जाने पहचाने नाम हैं। हाँ, ये नाम तो बहुत सुने हैं। पर्यटन के लिए मशहूर है ये जगह। बिल्कुल, इतिहास और पर्यटन दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण। अच्छा, अब आते हैं लाहौल घाटी पर। लाहौल का नाम सुनते एकदम वो बर्फीले पहाड़ों वाला एहसास होता है। सही कहा। नोट्स बताते हैं कि ये चंद्रा और भागा इन 2 नदियों से बनी है। चंद्रा और भागा, और ये मिलती कहाँ है? ये दोनों तांडी नाम की जगह पर मिलती हैं। और यहीं से, मतलब तांडी के बाद से ही ये नदी चिनाब बन जाती है। अच्छा, तो चिनाब तांडी के बाद शुरू होती है? जी, और फिर वो आगे उदयपुर लाहौल क्षेत्र की घाटी बनाती है। और इसकी लोकेशन, स्थिति क्या है इसकी? ये विशाल हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में है। काफी ऊंचाई पर दुर्गम इलाका है ये। हाँ, ऊंचाई की बात हुई तो स्पीति घाटी का भी जिक्र है। यहाँ के मठ के बारे में लिखा है खास तौर पर। बिल्कुल, की मठ, ये स्पीति की एक तरह से पहचान ही है। बहुत ही अहम और पुराना बौद्ध मठ है ये। स्पीति तो लाहौल से भी ज्यादा अलग थलग और सूखी जगह लगती है ना? हाँ बिल्कुल, ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं इसे। अपनी खास बौद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती है। अच्छा, एक और घाटी का नाम है यहाँ पट्टन घाटी। चंद्रा भागा घाटी भी लिखा है। हाँ, ये वही इलाका है, मतलब जहाँ चंद्रा और भागा मिल जाती हैं टांडी में। उसके बाद जो चिनाब नदी का बहाव क्षेत्र है वो पट्टन घाटी कहलाता है। समझ गया, मतलब चिनाब घाटी का ये एक हिस्सा हुआ ये। एक तरह से हाँ। ठीक है। और आखिरी में है सांगला घाटी। इसका दूसरा नाम है बसपा घाटी, किन्नौर जिले में। जी, किन्नौर में। और जाहिर है इसे बसपा नदी ने बनाया है। यहाँ ऊंचाई का जिक्र बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्या लिखा है? नोट्स में है कि जहां बसपा नदी सतलुज में मिलती है उस संगम पर ऊंचाई है करीब 1830 मीटर। 1830 मीटर, ठीक है। लेकिन इसी घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है छितकुल, हाँ, उसकी ऊंचाई है 3475 मीटर। क्या बात है, मतलब लगभग 2 गुनी ऊंचाई। एक ही घाटी के अंदर इतना फर्क। जी हाँ, गजब का अंतर है। इससे अंदाजा लगता है कि वहाँ मौसम, पेड़ पौधे, जीवन सब कितना अलग होगा अलग अलग हिस्सों में। हाँ जाहिर है। और एक दर्रे का भी जिक्र है, चुंग शखागो दर्रा, वो भी यही है। हाँ, इसी सांगला घाटी में। दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच से गुजरने का रास्ता। व्यापार, आवाजाही के लिए ये रास्ते बहुत अहम होते हैं। और ये भी लिखा है कि ठ्योग इस घाटी का सबसे निचला बसा हुआ हिस्सा है। हाँ, तो अगर हम इन सब जानकारियों को एक साथ देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। जैसे कि एक तो ये कि हर घाटी की अपनी एक अलग पहचान है। कोई नदियों से बना रही है, कोई खास जगह जैसे मठ या दर्रा उसकी पहचान बन रहा है, उसकी लोकेशन अलग है। सही कहा। बंगाल घाटी की दोमट मिट्टी, चंबा के पर्यटन स्थल, लाहौल स्पीति की ऊंचाई और मठ, सांगला का ऊंचाई वाला अंतर, सब अलग। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है नदियों का महत्व। ब्यास, रावी, चंद्राभागा से बनी चिनाब, बसपा, सतलुज, ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये इन घाटियों की लाइफलाइन है। इनके नाम तक इनसे जुड़े हैं। हाँ, ये तो है। ये नदियां ही इन घाटियों को आकार देती हैं, जीवन देती हैं। और ये जो विविधता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सब भौगोलिक तथ्य हैं, मिट्टी, ऊंचाई, नदियां, दर्रे, पर इनका असर सिर्फ भूगोल तक नहीं रहता। बिल्कुल। तो आज जो हमने ये नोट्स देखे, इनसे इन घाटियों की एक झलक तो मिली है। जी, एक झलक मिली है। और अंत में शायद एक सवाल भी मन में आता है। क्या सवाल?
यही कि ये जो अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं, ये पहाड़, नदियां, दर्रे, ऊंचाइयां, ये सब मिलकर वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति को कैसे बनाते होंगे, कैसे गढ़ते होंगे। क्या इन अलग अलग बिखरे हुए तथ्यों से हम उस पूरे हिमालयी इलाके के जो जटिलता है, जो खूबसूरती है, उसकी कहानी की कल्पना कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश के भूगोल पर कुछ नोट्स हैं, काफी दिलचस्प लग रहे हैं। हाँ, इनमें कुछ घाटियों और दर्रों का जिक्र है। मतलब सिर्फ नाम नहीं, थोड़ी गहराई में जानकारी है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं नोट्स को देखते हैं, इनमें क्या खास बात है। शुरू करें? हाँ, शुरुआत करते हैं रोहड़ू घाटी से। इसे पब्बर घाटी भी कहते हैं, है ना? पब्बर घाटी। और नोट्स में है कि इसे पानी पब्बर नदी से मिलता है। और वो नदी निकलती है चांशल चोटी से। ये कनेक्शन साफ दिया है। हाँ, और ये भी लिखा है कि चांशल चोटी का जो बेस है वो कुफरी है। अच्छा। कुफरी। और घाटी का फैलाव वो हाटकोटी से टिकरी तक, और इसमें छोटी नदियां भी मिलती हैं, जैसे आंध्रा है, पेजोर और शिकरी। ये सब पब्बर की सहायक नदियां हैं। तो ये पूरा एक रिवर सिस्टम है जो घाटी को सींचता है। बिल्कुल, ये उसकी जीवन रेखा है, कह सकते हैं। ठीक है, अब घाटियों से थोड़ा ऊपर चलते हैं, दर्रों की तरफ। बारालाचा दर्रा। हाँ, बारालाचा। नोट्स में से चौराहे वाला दर्रा लिखा है, पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट। ये बड़ा अनोखा नाम है। अनोखा है पर बिल्कुल सही है। ये लाहौल में है, करीब 4890 मीटर की ऊंचाई पर। काफी ऊंचाई है, तो चौराहा क्यों? क्योंकि यहाँ 4 अलग-अलग जगहों से रास्ते आकर मिलते हैं। सोचिए, ज़ंस्कार से, लद्दाख से, स्पीति और लाहौल से। ओह, तो ये तो एक तरह का जंक्शन पॉइंट हुआ। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ऐतिहासिक मीटिंग पॉइंट। और ये ज़ंस्कार पर्वत श्रृंखला में है। अच्छा। और एक और खास बात, ये भागा नदी और यूनाम नदी के बीच का वाटर डिवाइड भी है। मतलब ये तय करता है कि पानी किस तरफ बहेगा। हाँ, पानी का बंटवारा करता है, इन 2 नदी सिस्टम्स को अलग करता है। ये तो सच में बहुत महत्वपूर्ण जगह हुई फिर। अच्छा, नोट्स में और भी दर्रे हैं, जैसे मणिरंग दर्रा। हाँ, मणिरंग, वो किन्नौर जिले में बताया गया है। और एक चीनी दर्रा भी है। जी, चीनी दर्रा चंबा जिले में। और इसके पास एक गांव है, ट्रेल। वहां एक काली मंदिर का भी जिक्र है। अच्छा, तो थोड़ी सांस्कृतिक जानकारी भी जुड़ी है। हाँ। और चंबा में एक और दर्रा है, देबसा। ऊंचाई करीब 4720 मीटर। 4720 मीटर। ये दर्रे पार करना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। ऊंचाई अपने आप में एक चुनौती है। नोट्स में कुछ और नाम भी हैं। शिकारी देवी मंदिर, वो भरमौर में। और इंद्रहार दर्रा। इंद्रहार, हाँ, वो कांगड़ा जिले में है, 4370 मीटर ऊंचा। और एक पादरी जोत दर्रा भी। जी, पादरी जोत, वो भी चंबा में। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, 3050 मीटर। तो ये अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं। हाँ, एक और जरूरी दर्रा है, कुगती। कुगती, हाँ, उसका क्या महत्व है? वो लाहौल से भरमौर जाने का रास्ता देता है। मतलब ये भी लोगों के आने जाने के लिए अहम रहा होगा। और एक शिल्ला चोटी का भी जिक्र है। हाँ, शिल्ला चोटी। लिखा है कि ये किन्नर कैलाश के ठीक सामने है। वाह, कल्पना कर सकती हूँ कि वहां से नजारा कैसा दिखता होगा। अद्भुत ही होगा। तो कुल मिला के देखें तो ये नोट्स हमें हिमाचल के ऊंचे इलाकों की काफी बारीक जानकारी देते हैं। नदियां कहाँ से निकलती हैं, घाटियां कहाँ तक फैली हैं, और दर्रे कहाँ हैं, कितने ऊंचे हैं, किन जगहों को जोड़ते हैं, ये सब। ये सिर्फ भौगोलिक जानकारी नहीं है, ये तो कनेक्शंस हैं। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो मुश्किल रास्ते हैं, दर्रे हैं, इन्होंने सिर्फ जगहों को ही नहीं जोड़ा, इन्होंने वहां रहने वाले लोगों को, उनके समाज को, उनकी संस्कृति को कैसे प्रभावित किया होगा। हाँ, ये गहरा सवाल है। मतलब सदियों से लोग इन रास्तों से आते जाते रहे हैं। बिल्कुल। तो इन भौगोलिक चुनौतियों ने उनकी जिंदगी जीने के तरीके, उनके आपसी मेलजोल, शायद उनकी मान्यताओं को भी कैसे गढ़ा होगा। ये सोचने वाली बात है। ये जानकारी सिर्फ तथ्यों से आगे ले जाती है। हाँ, ये हमें इतिहास और संस्कृति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। नमस्कार, आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प दस्तावेज हैं। इनमें ऊंचे पहाड़ी दर्रे हैं, जमीन से जुड़े कुछ कानून और एक हेल्थ से जुड़ी पहल भी है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। शुरुआत करते हैं भूगोल से। इन नोट्स में कई ऊंचे दर्रों का जिक्र है, जैसे कुंजुम दर्रा 4520 मीटर्स, फिर साच दर्रा 4395 मीटर्स पे, ये पांगी में है, किलाड़ जाने का रास्ता। मणिरंग दर्रा भी है लाहौल स्पीति में,
और वारू दर्रा, धर्मशाला और चंबा के बीच, नाम ही काफी हैं। बिल्कुल, और ये ऊंचाइयां मतलब ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो जीवन रेखाएं हैं। सदियों से लोगों को, व्यापार को, संस्कृति को जोड़ती आई हैं। खासकर इन मुश्किल पहाड़ी इलाकों में इनका जो स्थान है वो इनके महत्व को दिखाता है। हाँ, और फिर रोहतांग दर्रा भी है इसमें, 3978 मीटर्स। सूत्रों में लिखा है कि पहले अंग्रेज मूरक्राफ्ट थे जिन्होंने इसे ढूंढा और उन्होंने इसे रितांग का जोत कहा था। और एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगी, 1863 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन ने इसे एक ही दिन में 2 बार पार किया। अच्छा। हाँ, जरा सोचिए उस जमाने में कितना मुश्किल रहा होगा ये। हाँ, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब उस दौर में यात्रा की क्या चुनौतियां रही होंगी। हाँ। और शायद लॉर्ड एल्गिन का इरादा भी कितना पक्का रहा होगा। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे ऐतिहासिक लोगों के सफर इन जगहों से जुड़ जाते हैं। नोट्स में एक दुरुम दर्रे पर सूर्य मंदिर का भी जिक्र है और जंबोला दर्रा लाहौल स्पीति का। ये छोटी छोटी बातें भी उस जगह की पूरी तस्वीर बनाती हैं, सांस्कृतिक तौर पर भी। इन पहाड़ी चुनौतियों के बीच शासन चलाना भी अलग ही बात रही होगी। चलिए अब जरा जमीन वाले कानूनों पर आते हैं। इन दस्तावेजों में डीपी सूद कमीशन का जिक्र है। ये 2003 से मार्च 2011 के बीच हिमाचल में हुए कुछ खास तरह के जमीन सौदों की जांच के लिए बना था। हाँ, ये कमीशन 13 जून 2011 को बना था, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत। और इसका खास काम था बेनामी सौदों की जांच करना। बेनामी सौदे मतलब वो सौदे जहां संपत्ति का असल मालिक कोई और हो और कागजों पर नाम किसी और का। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 29 मई को सौंपी थी। साल यहां थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा। और इससे पहले भी 1972 में HP लैंड एंड टेनेंसी एक्ट आया था। तो ये दिखाता है कि प्रदेश में जमीन के मालिकाना हक और ट्रांसफर को रेगुलेट करना ये एक लगातार चलने वाला काम रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की चुनौती रही है विकास और जमीन की पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाने की। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुद्दे अक्सर पहाड़ी राज्यों में और भी पेचीदा हो जाते हैं क्योंकि जमीन सीमित होती है और बाहर से निवेश का दबाव भी रहता है। शासन और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी एक और अहम बात इन नोट्स में है। 2013 में हिमाचल भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना। हाँ, ये तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। जी हाँ, और इसका जो पैमाना था वो था 80% से ज्यादा का अनुपालन। मतलब सार्वजनिक जगहों पर नियम कितना माना जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बारीक बात भी है। अच्छा, क्या जानकारी ये बताती है कि सबसे कम अनुपालन वाला जिला कांगड़ा था। ओहो, तो मतलब राज्य स्तर पर नीति बनाना एक बात है। हाँ, और उसे हर कोने तक पहुंचाना, और वो भी असरदार तरीके से, खासकर जहां पहुंच मुश्किल हो, बिल्कुल, वो दूसरी बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कई बार अलग होती है। एक ही नीति का असर भी अलग अलग इलाकों में अलग हो सकता है। ये उन चुनौतियों को दिखाता है जो प्रशासन को झेलनी पड़ती हैं ऐसी बड़ी पहलों को लागू करने में। तो आज हमने हिमाचल के कुछ अलग अलग पहलू देखे। दर्रों का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व, जमीन से जुड़े कानूनों की प्रशासनिक कश्मकश और सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक बड़ी पहल और उसकी जमीनी चुनौतियां भी। बिल्कुल, ये सब मिलकर राज्य की एक काफी दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है कि किसी राज्य की जो मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे ये ऊंचे दर्रे या बिखरी हुई बस्तियां, ये वहां प्रशासन के काम करने के तरीके को और जो राज्य स्तर की पहलें होती हैं जैसे धूम्रपान निषेध हो या भूमि कानून, उनके असर को कितना गहरा प्रभावित करती होंगी। क्या नीतियां बनाते समय इस भौगोलिक सच्चाई को और ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।